सादक़त व शेख खास से अब्दुल्ला हुसैन अजीम नावल निगार, कमाल के साहिब बसीरत इंसान। उनके नावल उदास नस्लें पर मज़ीद कुछ। हम लोग बहुत सारे रहनुमाओं को, बहुत सारे सियासी लीडर्स को पूजना शुरू कर देते हैं। मुझे कहने में कोई बात नहीं कि तारीख़ के भी बहुत से सूरमाओं और गुज़िश्ता और मौजूदा सदी के भी एक अजीम सुरमा इमरान खान की मैं बहुत मद्दाह हूँ। मैं दिलो जान से उनकी इज़्ज़त करती हूँ। मुझे याद है कि अभी उनके ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट नहीं हुई थी और खान साहब ज़ख्मी नहीं थे, लेकिन उनके लिए रोज़ाना रजीम चेंज के बाद मुख्तलिफ ऑपरेशंस जो थे, कुछ हिडन कुछ ओपन नज़र आ रहे थे कि उनको रास्ते पे से हटाना है। तो मेरे तीनों बच्चे अभी डेफिनेटली हमारी ज़िम्मेदारी हैं। इसके बावजूद मैंने ये कहा था कि अगर खान साहब पर कोई गोली आए और मुझे पता चल जाए तो मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगी, क्योंकि मुझे मुकम्मल यकीन है कि इमरान खान की ज़िंदगी ज़्यादा लोगों के काम आ जाएगी, इस मुल्क को ज़्यादा फ़ायदा दे देगी। और कुछ दिनों बाद जब उनके ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई तो हमने देखा कि उनकी जान बचाने के लिए जान दे भी दी गई और जानों पर खेला भी गया। सो ये मोहब्बत है, और मोहब्बत की कोई तौजीह नहीं होती। ये आपको अपने लाइफ पार्टनर से हो जाए, अपने बच्चों से हो जाए, बहन भाइयों से, वालिदैन से, प्यारे दोस्तों से, या किसी और से, या किसी लीडर से, या तारीख़ के किसी अहम नाम से या नामों से। मोहब्बत की कोई दलील, कोई जवाज़ नहीं होता। हाँ, नफ़रत के लिए आप हज़ारों बहाने जवाज़ तराश कर सकते हैं कि जी इसने ये किया था, उसने वो किया था, लेकिन बाबा मोहब्बत दिलों के काम है, और ये तो रब ही दिलों में उतारता है। आप मोहब्बत नहीं कर सकते, ये सिर्फ खुदा आपको तौफीक देता है। बड़ी कीमत है इसमें, सेल्फ निगेशन है, और सेल्फ निगेशन इंसान इतना खुद पसंद, इतना खुद परस्त है कि कर नहीं सकता। लेकिन अब्दुल्ला हुसैन के नावल से पहले इतनी लंबी तमहीद की ज़रूरत पड़ी क्योंकि उसमें हमारे मौजूदा बहुत सारे सवालात का हल मिल जाता है, और वो इसी चीज़ पर जो है क़ारीन की तवज्जो दिलवा भी रहे हैं। जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावतें बहुत आम हो गईं और जलियांवाला बाग का वाक़या हुआ, तो उसके बाद बहुत सारे हिंदू और मुसलमान जो थे वो यकजा हुए और उन्होंने अंग्रेज़ी निज़ाम के ख़िलाफ़ एक बगावत की, जिसमें टारगेट किया जाता था उस वक्त के पोस्ट ऑफिसेस को, तारें काट दी जाती थी, रेलवे ट्रैक्स को बंद किया जाता था, या रेलवे लाइन्स को बारूद के साथ जो है वो उड़ाने का काम किए जाते थे। तो जो भी एक कमज़ोर रिज़नमेंट में जो गम और गुस्सा होता है वो सब उस वक्त मौजूद था। तो उदास नस्लें के हीरो नईम अब जबकि पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर रहे हैं और उनका आखिरी वक्त चल रहा है, और उनमें से बहुत सारे मनाजिर और चीज़ों की तस्वीर कशी इंतहाई आला तरह से अब्दुल्ला हुसैन ने किया। तो उसमें उसको हिजरत के लिए जो मुख्तलिफ ग्रुप शामिल होते जा रहे हैं और एक बड़ा ग्रुप बनता जा रहा है, उसमें से मर रहे हैं और नए शामिल हो रहे हैं इलाकों से, तो उनमें वो साहब भी मिलते हैं जिनके साथ खुद हीरो नईम कुछ अरसा ऐसे मिशन का वो पार्ट तो नहीं बना, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान उसे रहने का मौका मिला, और वो भी उस वक्त उन्हीं बागियों में थे। लेकिन अब वो अपनी ये शनाख्त नहीं बता रहे। जैसे नईम को का हुलिया बदल चुका और वो नहीं पहचान पा रहे कि ये नईम है, तो वो कहता है आप तारीख़ पढ़ाने से पहले क्या करते थे? तो वो कहते हैं आवारगी। तो इससे पहले, लेकिन यहाँ पर वही प्रोफेसर और जो उस वक्त के बागी थे वो अब कहते हैं कि हम बहुत सी गलतियाँ करते हैं। हम ज़िंदगी की स्ट्रगल से हारे हुए लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ का हिस्सा बन जाते हैं। हमने ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें उठाई होती हैं, हम कहीं ना कहीं से उनसे निकलना चाहते हैं, और हम हर पॉलिटिकल लीडर को रहनुमा समझ बैठते हैं, एक आइडियल समझ बैठते हैं। हम क्या गलती करते हैं और अब्दुल्ला साहब हमारी किस गलती की इस्लाह करना चाहते हैं, मैं उन्हीं के अल्फाज में वो बात पढ़ना चाहूँगी। वो कहता है कि असल और सही आइडियल तो मुकम्मल नॉर्मल हालात में बनते हैं, ऐसे जहनों में जो पुरशिकम होते हैं, अजीम और बेहवस होते हैं।
जिनके पास सिर्फ तख़य्युल होता है और बुलंदी होती है, ऐसे इंसान जिन पर कोई दबाव नहीं होता, कोई नाकामी, कोई जहर नहीं होता, बस ज़िंदगी की रूह होती है, जो जवान, खूबसूरत और अफसरदा होती है, जिनको आसपास की गिरती हुई, लाचार होती हुई दुनिया से अलग होकर या उस दुनिया से मायूस होकर अपनी ज़ात से अलग होकर ऊपर उठकर सोचने के काबिल बनाती है। जबकि हम आर्टिस्ट, शायर, लिखारी और पॉलिटिकल वर्कर्स, हमारे पास सिर्फ अपने तजर्बे होते हैं, अपने दुख होते हैं, अपनी स्ट्रगल्स होती हैं। आइडियलिस्ट वो होता है जिसके पास बनी नौ इंसान की पूरी तारीख, सारे तजर्बे और सारे दुख होते हैं, सिर्फ अपनी ज़ात के दुख नहीं होते। यही वजह है कि मुझे समझ में आ गया कि खान साहब क्यों यूनिक थे। मैं हमेशा सोचती थी कि इमरान खान की पार्टी में इमरान खान का 1000वां हिस्सा मुखलिस आदमी क्यों नहीं है। मैं माजरत के साथ आज ख़वातीन 3-4 के नाम बहुत ज़्यादा आते हैं, मैं उनमें से 2 ख़वातीन के बारे में इन पर्सन ये राय रखती हूँ कि वो कैद में भी हैं, लेकिन वो इस वक्त की कैद में भी बिल्कुल कंफर्टेबल जी रही होंगी, क्योंकि मैं पार्टी के बिल्कुल बनने से लेके उसकी जर्नी का हिस्सा हूँ। वो इतनी खुदगर्ज ख़वातीन हैं कि वो इमरान खान के साथ अगर कुछ कमिटमेंट भी उन्होंने शो किया है, तो जिस किस्म का ढंढोरा पीटा जा रहा है, वो हरगिज़ किसी इंसान के दुख के लिए खड़े होने वाले नहीं है। वो इससे अपनी पॉलिटिकल पावर गेन करेंगी। बोथ लेडीज़ आर हाईली स्मार्ट एंड हैव सच बैकग्राउंड। इसी तरीके से उमर सरफराज चीमा को मैं निकाल लूँ, पार्टी के बहुत सारे वर्कर्स को निकाल लूँ, तो बाकी जो हैं वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। खान साहब के पास कोई भी मुखलिस नहीं। खान साहब ने कोई गुर्बत की ज़िंदगी, कोई नाकामियों की, नामुरादियों की, डिसपॉइंटमेंट्स की, मायूसियों की लाइफ नहीं गुजारी, मगर उनके पास तारीख़ पूरी बने नौ इंसान का दुख है। अगर आदमियत का रंज ना होता तो वो कभी ड्रोन्स के ख़िलाफ़ ना होते, अगर इंसानियत का रंज ना होता तो वो जंगों के ख़िलाफ़ बात ना करते। उनके तमाम तर थॉट्स अमन आलम की बात करते हैं, अमन पाकिस्तान के साथ साथ। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के पास ज़िंदगी, सेहत, खुशियाँ, कामयाबियाँ, अपॉर्चुनिटीज़, सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, वो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए ऐसा सोचते हैं। और क्यों सोचते हैं, ये मेरी तसल्ली हो गई अब्दुल्ला हुसैन साहब के ये कहने पर। अब पॉलिटिशियंस क्या हैं, ये भी अब्दुल्ला हुसैन कितना अच्छा बयान कर गए हैं, उन्हीं के लफ्ज़ों में आपके साथ शेयर करती हूँ। वो कहते हैं आइडियल और सियासत में फ़र्क है। सियासत में हवस का मकाम बहुत ऊंचा है। सियासतदान महज अपनी नाक के आगे से गुजरने वाले नफ़ा नुकसान से मुताल्लिक होता है। इसका जहन भद्दा और तारीख़ से भी बेबहरा होता है। आइडियल जिस शय की लतीफ़ और आला शक्ल है, यानी कि बहुत हाइप पर जाके आइडियल है, सियासत में वही चीज़ भद्दी और ख़ाम बनकर नमूदार होती है। जिस तरह हर शय बिलाखिर भद्दी और ख़ाम बन जाती है, फिर भी सियासत की हर तरकीब चूँकि सोसाइटी के लिए नफ़े की उम्मीद दिलाती है, इसलिए इसका वजूद लोगों में गर्मी और ज़िंदगी पैदा कर देता है। इन अल्फाज से ज़्यादा इमरान खान और पाकिस्तान की अशराफिया या पाकिस्तान की मौजूदा या पाकिस्तान की माजी करीब और माजी बईद की जो सियासी शख्सियात हैं, उनका पर्दा चाक हो जाता है। ये फ़र्क आ गया। खान साहब एक आइडियलिस्ट थे, वो अरफत तरीन शक्ल है, इसीलिए वो हमारे रहनुमा और आलमी रहनुमा। और ये सब लोग लालच और हवस की पैदावार हैं, और इनका वाहिद मतमा नज़र अपने मादी मफादात, पावर हासिल करना है। ये पावर ग्रैबर्स हैं, ये लैंड ग्रैबर्स हैं, ये रिसोर्सेज ग्रैबर्स हैं। ये हर तरह की जो मटेरियल हफज है, ये उसके दिलदात है। इसीलिए इसकी भद्दी, ख़ाम तरीन और गंदी तरीन आलूदा शक्ल है। मैं गामदी साहब की बहुत मद्दाह हूँ। बड़े बड़े लोग गामदी साहब के तो मद्दाह हैं, डॉक्टर आरफा सैयदा सहरा भी उनकी बड़ी मद्दाह हैं। तो गामदी साहब के पास कमाल का इल्म है। जब आप उनको सुनते हैं तो वो साहिब इल्म है,
इसका एक दबदबा आपके दिल पर, आपकी रूह पर, आपके कानों के ज़रिए उतरता है। लेकिन रोबे इल्म तो कमाल है सो है, उनके पास रोबे हल्म भी है, जो बर्दाश्त है, जो हलीमी है, जो मिजाज में धीमापन है। क्या ही कमाल शख्सियत है। उनकी शख्सियत के इस हिस्से के लिए तो हमारे तमाम मजहबी स्कॉलर्स के अलावा मेरे जैसे मामूली सो कॉल्ड असातिज़ा को भी सीखना है। अभी गुज़िश्ता दिनों मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखा जिसमें दो जाहिल तरीन, कम ज़र्फ़ तरीन, और मैं अगर अखलाकी तौर पर कहूँ तो गलीज़ तरीन, मतलब वो लोग तो अच्छे होंगे लेकिन मैं उनके उस रवैये की बात कर रही हूँ। जिस बदतमीज़ी, जिस बदलिहाजी के साथ उन्होंने गांधी साहब से ऊपर नीचे सवालों की बौछार की, उससे उनका हसब नसब, उनका ब्रॉटअप पता चल रहा था कि वो किस जगह पर हैं। और गांधी साहब ने जिस तदब्बुर से, जिस सलीमी से जवाब दिया, सुभान अल्लाह, हम उनके रोबे इल्म और रोबे हिल्म दोनों के कायल हैं। हम दोनों से मरूब हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत वाली, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता करे। और हम उनसे मजहबी मामलात में क्या सीख सकते हैं क्या नहीं, वो हर एक की अपनी चॉइस है। लेकिन हम उनसे वो तहज़ीब, वो शाइस्तगी, वो तमीज़, वो बुर्दबारी जो एक मजहबी आलम में होनी चाहिए, या हम में से कोशिश करके हर वो इंसान जो क्लेम करता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बाशऊर हूँ, उसमें होने चाहिए। तो उसकी हमें ज़रूर मतलब सीखना भी चाहिए और आगे इस बात को फैलाना भी चाहिए। क्योंकि सवाल करके तो कोई अपनी ज़रूरत, अपना मतमा नज़र, या बाज़-औक़ात जो उसके अंदर किसी के लिए कोई नफ़रत है या जो आलूदगी है उसको बाहर की तरफ थ्रो करता है, लेकिन जवाब देने वाला बता देता है कि मैं क्यों इस मकाम पर हूँ और कैसे हूँ। यहाँ पर अब्दुल्ला हुसैन ने सियासतदानों में और रहनुमाओं में, आइडियल रहनुमाओं में फ़र्क बताया। इस किताब को जो कोई भी पढ़ना चाहे ज़रूर पढ़े, क्योंकि मैं तो इस पर एक उम्र भी बोलूँगी तो कम बोलूँगी, क्योंकि इस पर एक बहुत साहिब इल्म इंसान ने अपनी पूरी उम्र के तजर्बात, मुशाहिदात, सोच, फ़िक्र और गैर मामूली तौर पर जो कुछ देखा है वो सब बयान कर दिया। इसके बाद मैं इसके एक और हिस्से को, उदास नस्लें, इसका जो टाइटल है वो क्यों है, इस पर भी मैं अब्दुल्ला हुसैन ने ही जो लिखा है उसको पढ़ना चाहूँगी। वो कहते हैं, सियासत में सिर्फ बिगड़ी हुई जिंदगियां थीं और जहरीले दिमाग, जिसका नतीजा इस बिगड़ी हुई तारीख में जाहिर हुआ है। ये सब, उसने चारों तरफ हाथ फैलाया, तुम तो देख रही हो ये तारीख की कौन सी शक्ल है। ये वो नस्ल है जो एक मुल्क की तारीख में अरसे के बाद पैदा होती रहती है, जिसका कोई घर नहीं होता, कोई ख़यालात, कोई नस्बुल ऐन नहीं होता, जो पैदाइश के दिन से उदास होती है और इधर से उधर सफ़र करती रहती है। हम हिंदुस्तान की उसी बदकिस्मत नस्ल के बेटे हैं। हीरो के मुंह से ये ख़यालात, किस कदर गहरी फ़िक्र, सोच, तारीख़ के उस इतने तवील अलमिया के मुख्तलिफ मराहिल और अदवार की किस कदर खूबसूरत मंजर कशी और किस कदर ज़िंदगी के तजर्बात का निचोड़ है। यानी कि पूरी हिंदुस्तान की तारीख़ का उन्होंने अहाता कर दिया इन चंद जुमलों में कि ये मुल्क हमेशा से बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक खीर, तैयार खीर थी, जिसमें से वो अपना अपना हिस्सा बस तोड़ते रहे। कभी नादिर शाह ने हमला किया यहाँ से माल लूटने के लिए, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, शायद 160 अरब रुपया आज का, इतनी वो लूट मार करके, और 1000 हाथी और 7500 घोड़े लेके गया। इतनी लूट मार उसने मचाई। इसकी दौलत से हमें पता है कि इंटरनेशनल डिकेट, यानी कि बरतानवी साम्राज्य, इवन उनकी जो सो कॉल्ड क्वींस और विक्टोरिया हों, एलिज़ाबेथ हों, या हम सब के दिलों में बेइंतहा काबिल इज़्ज़त लेडी डायना और आज के जो हैं, ये सब के सब उसी लूट मार, चोरी और डकैतियों के माल पर ऐश करने वाले बड़े डाकू हैं,
जो इन्होंने इंडिया से लूटा था, जो इन्होंने दूसरी कमज़ोर कौमों से अपनी कॉलोनीज बनाकर लूटा। तो इसमें पूरी तारीख का निचोड़ है कि ताकतवर आएंगे, हमला करेंगे, लूट मार करेंगे, सियासतदान अपने अपने मफादात उठाएंगे। हमने देखा ना कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का क्या हुआ। मुस्लिम लीग किन के हत्थे चढ़ गई? खान लियाकत अली खान जैसे, जो अपने ज़ाती मफादात के लिए कुछ भी कर सकते थे। और हमें बताया गया हो पाकिस्तान के अजीम वज़ीर आज़म ये वो, तो सारा मुतालिया पाकिस्तान झूठ, सारी पाकिस्तान की तारीख झूठ, और पाकिस्तान के बनने के पीछे के जो अवामिल थे उनमें भी ढेरों के हिसाब से झूठ और मुफाद परस्ती। इस पूरे का हाथा उन्होंने कहा कि हम इस बदकिस्मत नस्ल के बेटे हैं, इसलिए कि हमारे अंदर वो कौमी शऊर नहीं था, हमारे अंदर वो अवामी शऊर नहीं था जिनसे ट्रू लीडरशिप को हम ला सकते, जिनके साथ हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। हम जज्बाती अंदाज में लोगों को सपोर्ट करते जा रहे हैं और लोग उसका फ़ायदा उठा के ऐवान में पहुँचते और ऐवान में पहुँच के हमारे ही गले को दबोच रहते हैं। अब्दुल्ला हुसैन की इस नावल के थ्रू उन्होंने जो एक पॉलिटिकल डायलेमा है उसकी भी बड़ी कलई खोली है। उस रंज और मलाल जो उसके नतीजे में वो जो लोग अपनी उस वक्त जाने माल इज़्ज़तें कुर्बान कर रहे होते हैं और जज्बाती हुए थे, उनके नुकसानात, ऑल्दो उन्होंने बताया कि उसमें से इक्का दुक्का को वो प्रिविलेज मिल भी जाती है, लेकिन ज़्यादातर मारे जाते हैं और कमज़ोर तो डेफिनेटली मारा ही जाता है। उदास नस्लें जब हम पढ़ेंगे तो हम तब्दील होंगे। मैंने शुरू में गांधी साहब की जिस बात को एक्चुअली करना चाह रही थी और वो बीच में रह गई, वो ये था कि गांधी साहब ने एक फोरम पर फरमाया कि हमारे मुल्क की ही बात नहीं, पूरी दुनिया में किसी इनकलाब के थ्रू हालात नहीं अच्छे होते। इसके लिए एक जहनी फ़िक्र, एक दानाई, एक कौमी सतह की दानिशमंदी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनकलाब के साथ खून रेजी होती है, इनकलाब के साथ बहुत सारे नुकसानात होते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें उसके जवाब में मिलती हैं, एक शिद्दत पसंदी रवाज पाती है। इल्मी फ़िक्र ज़रूरी है। मैंने कहीं बहुत बचपन में, मेरी माँ किताब दोस्त थी, मेरे बचपन में ढेरों रिसाले और अखबारात मेरे नाना की तरफ आते थे। मेरी खाला के पास बहुत अच्छी बुक्स की कलेक्शन थी, और कहीं मैंने बहुत बचपन में ये सुन लिया था कि जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं वो तशद्दुद से दूर रहते हैं। इवन मैंने अपने फील्ड में देखा, मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं जिनके अंदर शिद्दत से ख्वाहिश होती है कि स्टूडेंट्स को दो चार लगाएं, उनको उनके साथ हिसाब पूरे करें। और मैं वैसे भी कई टीचर्स को भी देखती हूँ, तो उनमें ये ग्रजेस और ये चीज़ें, बच्चों के पेरेंट्स उनकी तरबियत पर क्रिटिसाइज़ करते हैं। मेरे अंदर ये चीज़ें नहीं आती। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें किताब दोस्ती ज़रूर इख्तियार करनी चाहिए। मैं इस नावल के लिए जितना भी बता दूँ वो कम है। लास्ट में बताया, मुझे इसका आखिरी हिस्सा बहुत, या आखिरी हिस्से बहुत अच्छे लगे स्टार्ट की निस्बत, लेकिन ये भी तय कि मुझे कभी वो उतने अच्छे ना लगते अगर मैं स्टार्ट टिल एंड ना पढ़ती। और ये भी है कि जब मैंने इसे बहुत यंग एज में पढ़ा था तब भी इसका असर हुआ था, लेकिन आज बहुत बहुत अच्छे से मैं इसको महसूस कर सकती हूँ, मैं इसको रिलेट कर सकती हूँ। मैं चाहूँगी कि इसके बाकी किरदारों पर भी कुछ बात हो, लेकिन अगले व्लॉग में। मगर तब तक आप चाहें तो इस किताब को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपका दिल चाहेगा कि आप जब इसके निस्फ तक पहुँचेंगे ना, तो आपका सच में दिल चाहेगा कि आप खाना छोड़ दें, आप कोई आज की क्लास मिस करा दें, आप कोई बाहर की एक्टिविटी छोड़ दें, कुछ देर के लिए बच्चों के साथ का जो कोई प्रोग्राम बना, ज़रा थोड़ा सा उससे भी कन्नी कतराएँ और किताब पूरी करें। बहुत बहुत ज़बरदस्त किताब है, कहने को एक नावल है, लेकिन पूरी तारीख़ है, और एक ऐसी तारीख़ जो अब्दुल्ला साहब ने तो 50 साल तक की कवर की, लेकिन उसके बाद भी हम उसी बदनसीब नस्ल के बेटे और बेटियां हैं, ये मुझे पढ़ के लगा।